एक अदा से किरण ने अपने लेयर्स में कटे हुए बालों को अपनी पुश्त पर फैला दिया। अपनी बड़ी बड़ी आंखों को उसने जहांजेब खान के चेहरे पर जमा रखा था। दोनों लोगों की सुर्खियों को आपस में मसल कर मजीद गहरा कर दिया। उस वक्त वो फिरोजी रंग के कामदार लिबास में मलबूस थी। दुपट्टा बेनियाजी से कंधे पर झूल रहा था। चुस्त शर्ट में उसके नशीबो फरास नुमाया हो रहे थे, जबकि जहांजेब खान पुश्त पर हाथ बांधे खिड़की से बाहर दिख रहा था। अब बाकी का क्या इरादा है खान साहब? टाइमी को बहू की जरूरत भी होगी। सामने खड़ा शानदार सा मर्द उसकी हवासों पर छा रहा था और वो भरपूर कोशिश कर रही थी कि वो मुकम्मल तौर पर उसकी जानिब मुतवज्जा हो जाए। मैं भी इसी कोशिश में हूँ कि जल्द से जल्द अम्मी के लिए बहू लेकर आऊं। एक अरसा उन्होंने तन्हाई में गुजारा। अब उनका हक बनता है कि अपने बच्चों की खुशियों से लुत्फ अंदोज होकर। और किरण के चेहरे पर रंगों की बरसात आ गई थी। ये तो वो चाहती थी जो वो दोहरा रहा था। इससे पहले कि वो मजीद कुछ कह दी, जहां से की पॉकेट में पड़ा हुआ मोबाइल बज कर उसे बदमिसा कर गया और मोबाइल कान से लगाए हुए वो कमरे से बाहर निकल गया। कितनी कोशिशों से उसे अपने कमरे तक लेकर आई थी, सिर्फ इसलिए कि अपने दिल की बात कह देगी। सिर्फ एक हफ्ता पहले वो बैरून मुल्क से वापस आया और तब से खानदान भर की लड़कियां उस पर निसार होती जा रही थी। उसकी खाला जीनत की दोनों बेटियां कोमल और सायरा पिछली दावत में उसके आगे पीछे बिछी जा रही थी, लेकिन उसे कोई खास इंटरेस्ट नहीं था। वो बेबाक लिबास में मलबूस लड़कियां जो पहले से अपना आप पेश करने के लिए तैयार खड़ी हूँ। आज छोटे चचा के घर लंच पर इन्वाइटेड था और यहाँ किरण अब नाज और अदाएं दिखा रही थी। उसने एक अरसा मगरिबी खूबसूरती से वाबस्ता होकर देखा था। जो कुछ उसे दिखाना चाह रही थी, इन सब चीजों से वो उकता कर आया था। चुस्त लिबासों से झलकता हुआ जिस्म, होठों पर फैलाई हुई सुर्खियां और मेकअप से भरा हुआ चेहरा, उस पर बेबाक अदाएं, उसे इन सब चीजों से कुव्वत महसूस होती थी। और हकीकत भी यही थी कि जहारा बेगम ने उसे साफ लफ्जों में कह दिया था कि वो सिर्फ 2 महीनों के अंदर अंदर उसे ब्याहने का इरादा रखती है। शिजा भी अब जवान हो चुकी है और उसके बाद वो शिजा की जिम्मेदारी से सुबकदोश होंगी। वो सीढ़ियां उतरते नीचे चलाया, जबकि उससे चंद कदम के फासले पर किरण भी सीढ़ियां उतरती चली आ रही थी। सोफे के कोने में दुबक कर बैठी हुई शिजा बार बार अपने बालों को संभाल रही थी और जयान की नजरें भी शिजा के दिल फ्रेब चेहरे पर टिकी हुई थी। किरण ने एक भरपूर निगाह दोनों पर डाली। वो अच्छी तरह वाकिफ थी कि इन दोनों में कौन सी अंडरस्टैंडिंग चल रही है। और फिर शिजा के मुस्कुराते हुए चेहरे को देखकर वो बुसोरते गर्दन झटकती थी। अम्मी, मेरे ख्याल में हमें चलना चाहिए। एक दोस्त मिलने आ रहा है और शायद उसके साथ बाहर जाना हो। बगैर किसी की जानिब देखते उसने जहां आरा बेगम को कहा था, उन्होंने भी उसे मुस्कुराते हुए शाइस्ता बेगम से इजाजत तलब नजरों से देखा। ऐन उसी वक्त दाखिली दरवाजे पर कोई अंदर दाखिल हुआ। किरण वही सीढ़ियों पर खड़ी रह गई। उसकी खाला 2 हफ्तों के बाद उसके घर आ रही थी और यहाँ उन्हें देखकर उसके चेहरे की रंगत ही उड़ गई, क्योंकि खाला की पुश्त पर मीरू भी थी जो बार बार अपनी शाल को संभाल कर उनके पीछे पीछे चल रही थी। शाइस्ता बेगम फौरन उठ खड़ी हुई। उन्हें अंदाजा ही नहीं था कि उनकी बहन इस हुडिये में इस वक्त उनके घर आ जाएंगी। नौरीन बेगम मुस्कुराती मोहब्बत से शाइस्ता बेगम की जानी पड़ी। उन्होंने एक ही हाथ से उन्हें हल्का सा गले लगाकर पीछे धकेल दिया। वो जो सीढ़ियों के पास मसरूफ से अंदाज में सर झुकाए खड़ा था, अनजानी सी आवाजों पर फौरन पलटा और नजरें नौरीन बेगम के चेहरे से होती हुई उनकी पुश्त पर जम गई। वो कॉलेज शाल में चमकता हुआ चेहरा कुछ अजीब था। वो वहीं साकित खड़ा रह गया, जबकि नौरीन बेगम ने उसे कुछ ही कदमों के फासले पर खड़ा देखा। किसी ने भी इस्तकबाल नहीं किया, ना ही यहाँ कोई उनके आने से खुश नजर आ रहा था। नौरीन बेगम और शाइस्ता बेगम दोनों सौतीली बहनें थी। नौरीन बेगम तकरीबन 5 साल पहले बेवकी की चादर ओढ़कर बेचारगी की जिंदगी जीने पर मजबूर हो गई थी। उनकी एक इकलौती बेटी थी मीरू। न सिर्फ ससुराती रिश्तेदारों ने बल्कि अपनी बहन भाइयों ने भी उनसे कतई ताल्लुकी कर ली, लेकिन फिर भी वो सबसे बहुत मोहब्बत करती थी और कभी न कभी मुलाकात की गर्ज से आ जाती। इस वक्त में मीरू के लाख मना के करने के बावजूद वो अस्पताल से निकलकर शाइस्ता बेगम के घर की जानिब चल पड़ी थी, ताकि कुछ लम्हे बहन से मुलाकात हो जाए, दिल हल्का हो जाए और फिर शाम तक वो घर वापस चली जाएंगी। वैसे तो मीरू और किरण के दरमियान बहुत बड़ी गहरी दोस्ती थी, लेकिन इस वक्त जहांजेब के सामने मीरू का आना उसे एक आंख नहीं पाया था। इसलिए उसने आगे बढ़कर मीरू से सलाम दुआ तक नहीं की और पलटते हुए अपने कमरे में चली गई, क्योंकि उसने जहांजेब की आंखों का इर्तिकास समझ लिया था। वो काफी हमाक से मीरू को देख रहा था। आपा, आने से पहले बता ही नहीं, आपने बस हमारे मेहमान आए हुए थे, मसरूफ थे थोड़ा। शाइस्ता बेगम की बात में नूरीन बेगम कुछ शर्मिंदगी से सर झुका गई और मीरू के चेहरे की रंगत जर्द हो गई। तब तक जहारा बेगम इजाजत देकर पलट चुकी थी और अपनी माँ के साथ वो भी बाहर निकला, लेकिन बाहर जाने से पहले मीरू के झुके हुए चेहरे पर एक निगाह डाल ली थी। उसकी उम्र तकरीबन 20 साल के करीब थी। शॉल में लिपटा हुआ वजूद, सुलझे हुए बाल, बड़ी बड़ी सुनहरी आंखें थी और चेहरे पर फैली हुई मासूमियत। शायद गुस्से की वजह से चेहरे पर हल्की हल्की सुर्खी छाई हुई थी।
اور پہلی بار نظروں کا اثر تھا کہ وہ شخص اس معصوم سے چہرے کو اپنی ذہن میں نقش کر گیا تھا۔ گاڑی میں بیٹھتے جہارا بیگم نے نورین بیگم کی سادہ طبیعت، نرم مزاجی کے بارے میں بتانا شروع کیا۔ ساتھ ساتھ وہ یہ بھی بتاتی جا رہی تھی کہ بیوہ بے عورت اپنی بیٹی کے ساتھ اکیلی زندگی گزار رہی ہے، بہت شریف اور مہذب خاتون ہے، اور پہلے بھی ان سے 1-2 بار ملاقات کر چکی ہے، اور میرو کے متعلق تو وہ زیادہ نہیں جانتی ہے کہ شاید انہوں نے بھی پہلی مرتبہ ہی شائستہ بیگم کے گھر میرو کو دیکھا ہو، جبکہ شیزا تو ابھی بھی موبائل پر جھکی زیان کو ہی میسیجز کر رہی تھی۔ امی، خدا کا واسطہ ہے، آج کے بعد خالہ کے گھر جانے سے پرہیز کیجیے گا، خاص طور پر جب میں آپ کے ساتھ ہوں۔ آج ان کے چہرے دیکھے تھے آپ نے؟ گھر آتے ہی شال اتار کر اپنی ماں پر برس پڑے۔ برستے بھی کیوں نہ، آخر ان کی بھی کوئی عزت نفس تھی۔ آج تک انہوں نے اپنے رشتہ داروں سے کسی بھی طرح کی مدد کی امید نہیں کی تھی، لیکن اس کے باوجود جس طرح اور وہ ماں بیٹی کو اچھوت سمجھتے تھے، اسے اچھی طرح اندازہ تھا۔ کرن سے تمہاری دوستی ہے، مجھے لگا تم کرن سے مل کر خوش ہو جاؤ گی، اور مجھے تھوڑی دیر شائستہ سے اس بات میں کوئی شک نہیں ہے۔ وہ جب بھی جہاں وہاں جاتی، کرن اس کے ساتھ ہمیشہ اچھا اخلاق رکھتی تھی، اچھی طرح پیش آتی، اور کبھی کبھار یہاں ملنے کے لیے بھی آ جایا کرتی تھی۔ کرن سے باقی سب لوگوں کی نسبت اچھی لگتی تھی، لیکن آج کرن بھی چپ چاپ اسے دیکھ کر واپس پلٹ گئی۔ شاید وہ لوگ اپنے رشتہ داروں کے سامنے ان کی وجہ سے شرمندہ ہو گئے تھے، اور اس نے بھی قسم کھا لی تھی کہ آج کے بعد وہ کبھی خالہ کے گھر مڑ کر نہیں جائے گی۔ کمرے میں آنے کے بعد اپنے گھٹنوں میں سر رکھ کر وہ رو پڑی تھی، آنکھوں کے کنارے بھیگتے چلے گئے تھے۔ بھلا جب تک بابا زندہ تھے کوئی ان کے ساتھ ایسی دوری اختیار کرتا تھا؟ قسمت بھی ہوا کے تھپڑوں کی طرح ہوتی ہے، ذرا سی مخالف سمت میں چلے تو اپنے رشتے پہلے ہی ادھر ادھر بکھر جاتے ہیں۔ زرد پتوں کی طرح ان بکھرے رشتوں کی بے رخی جان لیوا ہوتی ہے۔ بالکنی کی سرد ہوا نے اس کے نرم اور گرم وجود کو اپنی لپیٹ میں لیتے ادم مچا رکھی تھی۔ سردی سے بے نیاز ہو کر وہیں کھڑا رہا، جم کر ٹھنڈی ٹھارلنگ کو پکڑ کر۔ وہ ہلکا سا جھکا تھا، 1.5 ہفتہ ہو چکا تھا اسے پاکستان سے واپس آئے ہوئے۔ 28 سالہ بھرپور جوانی میں اس نے آج سے پہلے اس قدر حسین اور شفاف چہرہ نہیں دیکھا تھا۔ جہارا بیگم نے اسے اپنا ہم سفر چننے کی مکمل آزادی بخشی تھی، لیکن پھر بھی وہ جانتا تھا کہ وہ ایسی لڑکی لے کر آئے جس کی ماں کے بڑھاپے کا سہارا بنے، جو اس کے ساتھ اس کے پہلو سے لگ کر کھڑی ہو، اس کے کردار کی گواہی خود دے پائے، جس کی نظریں اس کے بدن سے ٹکرائے تو اسے احساس ہو کہ وہ ان سب چیزوں سے پر حقدار ہے۔ 2 دن ہو چکے تھے اور 2 دنوں سے وہ لڑکی اس کے ذہن سے نکل ہی نہیں رہی تھی۔ 2 دنوں سے مسلسل وہ اس کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا۔ وہاں سے معلوم بھی ہوا تھا کہ وہ شائستہ بیگم کی سوتیلی بہن کی بیٹی ہے۔ پہلی ہی نظر میں نورین بیگم اسے بہت رکھ رکھاؤ والی اور سادہ سی مہذب خاتون لگی تھی، اور ان کی بیٹی بھی بالکل انہی کی طرح تھی۔ وہ ان کے بارے میں مزید جاننا چاہتا تھا۔ موبائل کو پاکٹ میں سے نکال کر اس نے کرن کا نمبر ڈائل کیا۔ شاید زندگی میں پہلی بار ایسا تھا جب وہ خود کسی سے بات کرنے کی کوشش کر رہا تھا، خاص طور پر آئے ہوئے نہ جانے کتنے میسج کو اس نے اب تک انسین کر رکھا تھا۔ رات کے تقریباً 12 بج رہے تھے۔ بے چینی اس قدر عروج بڑھتی سے اسے وقت کا اندازہ ہی نہیں ہوا۔ دوسری جانب جب نیند میں بھری ہوئی کرن کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی، اس نے موبائل کان سے ہٹا کر ٹائم دیکھا تھا۔ سوری کرن، مجھے اندازہ نہیں تھا، ہم صبح بات کر لیں گے۔ اس نے بات مکمل کر کے کال کاٹنی چاہی جب کرن کی چہکتی ہوئی آواز اس کے سماعتوں سے ٹکرائی۔ اب آپ نے کال کی ہے، میری نیندوں کو اڑا دیا محترم، مجھے بہت اچھا لگا آپ نے مجھے کال کی۔ وہ نہ جانے کیا کر بیٹھے گی۔ کرن اس کی ہم عمر تھی اور بغیر کسی لحاظ کے بات کر لیا کرتی تھی، لیکن وہ زیادہ بات کرنے سے ہمیشہ کتراتا رہتا تھا۔ میں تم سے ملنا چاہتا ہوں، صبح کافی پینے چلے؟ اور کرن تو اپنے بہکے ہوئے وجود کو سنبھال کر بیٹھ سے فوراً اتری۔ اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، یعنی وہ شخص اسے کافی کی پیشکش کر رہا تھا۔ آئینے کے سامنے مسکرا کر اس نے اپنے عکس کو دیکھا۔ کیوں نہیں، میں صبح کا انتظار کروں گی۔ اور جہاں سے اپنے خدا حافظ کہتے ہوئے کال کاٹ دی تھی۔ آپ جتنے بھی کھڑوس ہیں، یہ تو میں جانتی ہوں کہ آپ کے دل میں میرا حسن دستک دیکھ چکا ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے بڑبڑا کر وہ جھکی اور آئینے میں اپنے لب رکھ کر خود کو ہی چوم ڈالا۔ آج پہلی بار یوں لگ رہا تھا جیسے وہ ہواؤں میں گردش کر رہی ہے، ورنہ جس روز نورین بیگم میرو کے ساتھ گھر آئی تھی اس نے کتنا بڑا ہنگامہ کھڑا کر دیا تھا۔ وہ تو شائستہ بیگم بھی شدید کوفت کا شکار ہو گئی تھی، چونکہ روہیل صاحب مہمان کو گھر میں دیکھ کر ان کی بد دماغی پر صرف کڑ کر رہ گئے تھے۔ اس سے زیادہ وہ کر بھی کیا سکتے تھے؟ ماں نے اولاد کو اس قدر سر پر چڑھا رکھا تھا کہ وہ ہر دھرمی پر اتر ہے۔ موبائل کو اوپن کرتے اس نے جہاں زیب کی تصویر نکالی، آنکھوں پر چشمہ لگا 3 پیس سوٹ میں ملبوس ایک شان سے صوفے پر بیٹھا اتنا دلکش لگ رہا تھا کہ وہ نہ جانے کتنی دیر مسکرا کر اس تصویر کو دیکھتے رہے۔ آپ جانتے ہیں، آپ میرا خواب ہے۔ میں نے ہمیشہ یہی کہا تھا کہ وہ مرد میرے پہلو میں چلے جسے دیکھ کر دنیا ٹھٹک جائے، جسے دیکھ کر سب کی آنکھوں میں رشک اتر آئے۔
और आप ऐसे ही हैं। आपको पाना किरण रोहिल का जुनून है। मोबाइल को अपने लबों के करीब करते उसने बेतहाशा चूम डाला। नाइट ड्रेस में मलबूस वजूद एक लहर सी काम करा गया। चेहरे पर न जाने कितने रंग बिखर गए। वीरू के आने से वो खामखा उन इनसिक्योर हो रही थी। भला उसका और जहांजीब का क्या जोड़? वो एक आम से मोहल्ले में रहने वाली एक आम सी लड़की जो बाहर की दुनिया से वाकिफ ही नहीं थी, जिसके पास मासूम हुस्न के अलावा कुछ नहीं था, न ज्यादा तालीम, न फैशन सेंस और न ही बड़े लोगों में उठने बैठने का तरीका। खुद पर एक मुलामत भरी नजर डालकर वो ऊंधे मुंह बेड पर गिर गए। बाल पूछ पर बिखरे हुए चले गए। जालीदार नाइटी में लेटा हुआ वजूद बहक रहा था और उस वजूद के बहक जाने का सबब जहांजीब खान था। रोहिल खान की बड़ी बेटी थी, उसके बाद जाल और उससे छोटी आयशा जो भी सिर्फ 10 साल की थी। हवेली के दो पोर्शन थे और एक पोर्शन में साकिब साहब की फैमिली बात थी। उनकी फैमिली में कौन ही था? जारा बेगम जो कि साकिब साहब की वफात के बाद अकेली होकर रह गई थी, शीजा जो कि कॉलेज में पढ़ती थी, और जहांजीब खान जो अब लंदन से MBBS मुकम्मल करके वापस आए थे और अब मुस्तकिल तौर पर यही बाबा के बिजनेस को संभालने का इरादा रखता था। दोनों भाइयों ने अपनी जिंदगी में ही ऑफिस के मामलात अलग अलग कर लिए थे। साकिब साहब के बाद जहाना बेगम ऑफिस का काम संभाल रही थी, लेकिन ज्यादातर रोहिल साहब खुद देखा करते, जबकि अब जब वो खुद आ चुका था तो ये जिम्मेदारी बखूबी सरंजाम दे रहा था। कैफे के कोने में वो दोनों आमने सामने बैठे थे। किरण बड़ी जासबियत से उसके चेहरे का जायजा ले रही थी और किरण की शौक नजरों से खामखा ही वो डिस्टर्ब हो रहा था। एक तो उसने ड्रेसिंग इस कदर अजीब कर ली थी जैसे वो कॉफी पीने नहीं बल्कि डेट पर आए हो। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि रात की इस पैर आपको मेरी याद क्यों आ रही थी? कंदेश कहा थे वो अपने मखसूस अंदाज में सर गिराकर उसने जहांजीब को देखा, जिसकी नजरें इस वक्त काफी पर जमी हुई थी। वो खुशबुओं में लिपटा हुआ वजूद, सलीके से बने बाल, चेहरे पर संजीदगी सजाए दिलकश लग रहा था। ऐसा कोई खास मसला नहीं है, बस तुमसे बात करना चाहता था। उसे समझ नहीं आ रही थी कि बात का आगाज कहाँ से करना चाहिए। अजीब तजब्जुब का शिकार था। किरण की नजरों का इर्तिकाज भला वो ना समझ पाता, उसकी बातों की गहराई वो सब कुछ बखूबी जानता था, और ऐसे में उसके सामने वीरों का नाम लेना एक बहुत बड़े मसले को दावत देने के मुतरादिफ था। चंद लम्हों तक वो इधर उधर की बातें करता रहा और बलाखिर मुद्दे की बात पर आ गया। उस रोज तुम्हारे घर में कुछ मेहमान आ गए थे। मैंने सलीके से बात का आगाज किया और किरण पर तो उसकी मुलाकात की खुमारी छाई हुई थी। उसकी बात तह तक वो पहुंच ही ना पाई। मामा की सौतेली बहन है वो, हमारी खाला। शायद आप पहले कभी उनसे मिले हैं? उसे इस बात में सर हिलाया। हाँ, मुझे लगता है शायद पहले मेरी उनसे मुलाकात हुई है, इसलिए तुमसे पूछ रहा था। बात करते हुए मुसलसल इधर उधर देख रहा था। खाला बेवा है, बस एक बेटी है मरीना। खाला की पेंशन से गुजर बसर हो रही है। मरीना ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, कभी कभार हमारे घर आ जाती है। बहुत दबू सी लड़की है। वो सर झुकाए बस उसके बारे में सुनता रहा किरण से, और कुछ पूछना फजूल था। उसे चाहा तो था कि किरण से उसका नंबर लेगा या फिर उनके बारे में मालूमात लेगा, लेकिन किरण का अंदाज उसकी बातें बता रही थी तो कभी भी उसे मीर के मुतल्लिक नहीं बताएगी, और उस रोज भी वो नाकाम होकर चुपचाप वापस लौट आया। दिन गुजरते रहे और हर दिन उसकी बेताबी बढ़ती रही। जब उस रोज ऑफिस से वापसी पर उसने मेडिकल स्टोर पर खड़ी हुई उस लड़की को देखा और फौरन से गाड़ी को ब्रेक लगाई। वो चंद कदमों के फासले पर खड़ी थी। सड़क की जानिब उसकी पुश्त थी, लेकिन फिर भी उसके दिल में एक अनजाना सा खदशा ठहरा। फौरन गाड़ी से उठकर वो मेडिकल स्टोर की जानिब चल पड़ा। चंद कदमों के फासले पर ही रुक गया, जहां शायद अब बिल लेकर रकम जमा करवा रही थी। कुछ देर के बाद वो पलटी और आज पूरे 2 हफ्ते के बाद वो जहांजीब के सामने खड़ी थी। एक लम्हे में ही दिल में सुकून और ठंडक उतरती चली गई। सिर्फ उस रोज नहीं, आज भी वो बहुत दिलकश लग रही थी। सादा से शलवार कमीज में अपने बेहद सफेद पैरों में छोटी सी काली चप्पल पहनी हुई थी। बड़ी सी शॉल को अच्छी तरह अपने इर्द गिर्द लपेट कर जहांजीब पर एक नजर डालकर वो वहां से गुजरने लगी। जब उसके करीब आया था, अस्सलाम वालेकुम, मैं जहांजीब हूँ, किरण का कजन। उसने एक नजर रुककर जहांजीब के चेहरे को देखा और फिर दानिस्ता तौर पर इधर उधर देखा था। वालेकुम सलाम। शाइस्तगी से उसने सलाम का जवाब देकर वो एक बार फिर से करीब से गुजरने लगी। जब जहांजीब ने बगैर सोचे समझे उसके सामने बाजू फैला दिया। मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, अगर आप कहें तो मैं आपको आपकी गट छोड़ दूं। बड़ी बड़ी आंखों में सुर्खी छाई थी, सुर्ख रुखसार और सुरख लब। उसे कहाँ आदत थी यानी बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठने की। देखिए, आप किरण के कजन हैं, उस लिहाज से मैं आपकी रिस्पेक्ट कर रही हूँ, प्लीज मुझे डिस्टर्ब ना करें। वो देखने में कोई लफंगा टाइप लड़का नहीं लग रहा था जो किसी भी राह चलती से लड़की को ड्रॉप करने की पेशकश करे। आंखों पर चश्मा चढ़ाई वो इस वक्त भी इतना जाजिब नजर लग रहा था कि कोई भी लड़की उसके सामने मिसमराइज हो जाए। मैं सिर्फ आपकी मदद करना चाहता हूँ, आपकी अम्मी से एक बार मिलना चाहता हूँ। इसमें कोई कबाहत नहीं है, अगर समझे तो हम आपकी जान पहचान के लोग ही हैं। अपने शाइस्ता लबो लहजे से वो इसे कायल तो कर चुका था,
और वो गाड़ी में आकर बैठ गई, लेकिन अभी भी बहुत घबराई हुई थी। घबराए हुए चेहरे पर सुर्खियां फैली हुई थी और जहां से अपने बातों बातों में से पूछ लिया था कि उसकी मम्मा की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो करीबी मेडिकल स्टोर से उनके लिए मेडिसिन लेने आई है। माँ की बीमारी की परेशानी की वजह से ही वो शायद रोती रही थी। आंखों की सुर्खी बता रही थी कि वो किस कदर परेशान है। हल्की फुल्की बातचीत तो वो करता रहा, लेकिन वो इससे बात करने से इज्तनाब कर रही थी। उस रोज वो पहली मर्तबा उसके घर आया, उसकी माँ के पास बैठा, लेकिन तब तक वो सिर्फ किरण का ही कजन था। वो दरवाजे तक उसके साथ आई। उसकी शख्सियत से इंप्रेस नहीं लग रही थी। उसने एक आखिरी बार पलट कर उसे खुदाफिज कहा। मीरू ने खुदाफिज कहते नरमी से उसे देखा। मैं चाहती हूँ कि आज के बाद आप इस दरवाजे पर ना आए। हम इज्जतदार हैं और एक गैर मर्द का हमारे दरवाजे पर आना हमारी इज्जत को खत्म कर सकता है। उसने दरवाजा बंद कर दिया था और पलट कर भी उसे नहीं देख पाया, लेकिन उस रोज उसे यकीन था कि उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुका है। अगर मोहब्बत इतनी ही जल्दबाज और पहली नजर में असर कर देने वाली होती है तो ये हकीकत है, मरीना हक नवाज ही उसका इंतखाब बन चुका था। वो शाम बड़ी हंगामा भरी शाम थी। शीजा का बर्थडे था। उसने भरपूर तरीके से सेलिब्रेट किया। खाला जीनत की उतराती हुई बेटियों का नशा, किरण की भरपूर नजरें जिस पर जमी थी, वो तो उस पर सदके वारी जाने के लिए तैयार थी। मंजली चाचा ने भी जब उसकी आमद के बारे में सुना तो मोबाइल जीत पर बात कर लेना। उनकी एक ही बेटी थी। नेहा एक अरसे से इस्लामाबाद में मुकीम थी, क्योंकि चचा का ससुराल ही वही था और शादी के बाद वो वही मुकीम हो गए। चाची को न जाने क्यों भरपूर यकीन था जब वो नेहा को देखेगा तो अपना आप खो देगा। उसमें कोई शक नहीं था कि सब बेहद हसीन थे। पैसे की चमक दमक ने उसके हुस्न में इजाफा कर दिया था। शीजा का बर्थडे भरपूर तरीके से हुआ। उसके बाद एक शानदार डिनर, और डिनर के दौरान ही शाइस्ता बेगम ने जीनत बेगम की तरफ देखते खुद ही बात को बढ़ाया। अब जल्द से जल्द हमें ऐसे ही खुशी अपनी बेटे को भी देखना नसीब हो जाए। खानदान भर का बड़ा बेटा जहां जेब है तो शुरुआत उसी से होनी चाहिए। वो अब साफ लफ्जों में तो नहीं कह सकती थी कि अपनी बेटी के लिए परेशान है। उसे एक नजर मुस्कुराते हुए उनके चेहरे को देखा। सब लोग उसकी जानिब मुतवज्जा हो गए। टांग पर टांग चढ़ाए सोफे की पुष्ट से टेक लगाए वो हर एक लड़की के दिल की तार को छेड़खानी कर रहा था। सब लोग उसी के मुंतजिर थे और किरण ने बेमकसद ही बालों को सुलझाना शुरू कर दिया। मैं भी यही कह रही हूँ कि इसे जल्द अज जल्द अपने इंतखाब के बारे में मुझे बताना चाहिए ताकि मैं अपनी बहू के मुतालिक जान सकूं। जहारा बेगम के शफीक लहजे पर उसने नरमी से उनका हाथ थाम कर अपनी गोद में रख लिया। दोनों चचाओं को अपनी अपनी जगह पर यकीन था कि वो इन्हीं की बेटियों में से किसी का इंतखाब करेगा, और जीनत खाला तो वैसे ही उसके कदमों में पीछे चली जा रही थी। जब उसने एक नजर जहारा बेगम को देखते बात का आगाज किया। इंतखाब तो मैंने कर लिया अम्मी, और मुझे लगता है कि मेरे इंतखाब सब लोग को पसंद आएगा। किरण की धड़कनें भी तरतीब हो रही थी। हाथ बेमकसद ही पसीने से भीगने लगे। दिल सरशारी में मुब्तला हो गया। इंतखाब मैंने कर लिया, और खुशखबरी की बात यह है कि अगले 20 दिनों के अंदर अंदर अगर उनके घर वालों ने मेरे हक में फैसला कर लिया तो 20 दिनों के अंदर अंदर निकाह और रुखसी दोनों कर लूंगा, ताकि आप सब लोग इत्मीनान में आ जाए। उसके दिलकश गंभीर लहजे का असर था कि लाहौज में सुनाटा छा गया। सीनत खाला तो सदकी वारी नजरों से उसे देख रही थी। इंसान से ज्यादा पैसा बोलता है। आज उनके पास बेतहाशा दौलत थी, नाम था, तो सब लोगों की नजरों का वो पहला इंतखाब था। हसीन और दिलकश होना इतना मायने नहीं रखता जितना कि अमीर होना मायने रखता है। अम्मी, मैं चाहता हूँ आप शाइस्ता आंटी। किरण ने अपने निचले लब को दांतों में दबा लिया। आप शाइस्ता आंटी की बहन नौरीन आंटी को बेटी का हाथ मांग ले। मुझे अपने हमसफर के तौर पर मीरू पसंद आई है। और लाउंज में बैठे हुए हर शख्स के चेहरे पर हवाएं उड़ गई। कौन सोच सकता था कि उसका इंतखाब ऐसा होगा जो उसके सामने कुछ नहीं थी। एक मिडिल क्लास इलाके की बेनाम सी लड़की जिसके पास ना तालीम थी ना अंदाज था। तुम्हारा दिमाग ठीक है? ये क्या कह रहे हो तुम रोहिल? चचा सख्त बेबद हुए थे। खानदान लड़कियों से बड़ा बड़ा और तुम किसी गैर लड़की का इंतखाब करोगे? सुहेल चाचा भी उनकी हाँ में हाँ मिला रहे थे, लेकिन वो पुरसुकून चेहरे के साथ बैठा रहा। जीनत खाला तो फौरन उठकर जहारा के पास आकर बैठ गई थी। मुझे हरगिज ऐसे फैसले की उम्मीद नहीं थी आपा। बच्चों के गलत फैसले में शामिल नहीं होते। अब जहां जेब को समझाए और वो उठ खड़ा हुआ। अपना मोबाइल उठाकर उसने अपनी पुष्ट पर हाथ बांधे और सबके चेहरों को एक नजर देखा था। किरण तो जद चेहरे के साथ साकेत बैठी बसों से घूरे जा रही थी। ख्वाबों का बड़ा ऊंचा महल जमीन बोस हुआ था। उसकी आंखें बेतहाशा सुर्ख हो रही थी। वही हुआ जिसका एक लम्हे में उसे अंदेशा हो गया था। अगर कोई और वक्त होता तो बेधड़क कह देती कि मीरू से ज्यादा हसीन मासूम और बेकिरदार लड़की कोई नहीं है, लेकिन इस वक्त मामला जहां से का था। नफरत से पैर पटक कर वो उसके मुकाबिल आकर खड़े हो गए। दिमाग खराब हो गया आपका? वो लड़की जो आपके सामने एक मुलाजमा की हैसियत रखती है, उसके लिए आप मुझे ठुकरा रहे हैं?
उसने हाथ बढ़ाकर जहाज़ेब के गिरेबान को पकड़ लिया था। कोई भी नहीं सोच सकता था कि वो यूं पागलपन पर उतर आएगी। और जहाज़ेब ने गुस्से से उसका चेहरा देखा और फिर उसके हाथों को झटकते खुद से दूर किया। मैंने किसी को ठुकराया नहीं है, बल्कि मीरू का इंतखाब किया है। अगर वो मेरी नजरों में ना भी आती तो तुम मेरा इंतखाब कभी नहीं बन सकती थी। एक गुस्से भरी नजर उस पर डालकर वो सीढ़ियां चढ़ता चला गया, जबकि सब लोग बिखरने लगे थे। किरण तो पागलपन पर उतर आई थी। सख्ती से अपना बैग घसीटते कंधे पर डालकर वो फौरन से वहां से चली गई। रोहेल और सोहेल साहब के चेहरे भी उतरे हुए थे। शीजा ने एक नजर जयान को देखा और उस पर एक खाली सी नजर डालकर वो सर झुका गया। उसे अपना अंदेशा लाहक हो गया था कि अगर भाई किरण को ठुकरा सकता है तो हो सकता है बदले में जयान उसे ठुकरा दे। बड़ी बड़ी आंखों से वो भी अपने कमरे में चली गई। सारी अदावतों को पसे पुश डालते जहारा बेगम ने वही किया था जो उनके बेटे ने चाहा था। उस रोज वो नूरीन बेगम के सामने थी और अपने आने का मकसद पेश कर रही थी। नूरीन बेगम हैरत ज़दा रह गई थी। इतनी छोटी झोंपड़ी में भी मौत से हो जाएंगे उन्होंने कभी नहीं सोचा था। देखे, आप हमारी हैसियत से बहुत अच्छी तरह वाकिफ है, आपके सामने हम कुछ भी नहीं। और जहारा ने नरमी से उनके हाथों को थाम लिया। ये मेरे बेटे की ख्वाहिश है और मेरे बेटे की ख्वाहिश मुझ पर मुकद्दम है। आप अच्छी तरह सोच लीजिए, अगर आपका दिल मुतमईन हो जाए तो मुझे आगाह कर दीजिएगा। वो इन्हें साकित छूट कर वापस चली गई। मेरी ना तो फत्ते से ही उखड़ गई थी। अम्मी, आप क्यों ऐसा सोच रही हैं? अब जानती है जहाज़ेब खान और मेरा कोई जोड़ नहीं बनता। और नूरीन बेगम ने मोहब्बत से उसकी सुर्ख चेहरे को देखकर उसके माथे पर लब रख दिए थे। मुकद्दर अगर खुद चलकर तुम्हारे दरवाजे पर आए तो उसे मत ठुकराओ। यह जहाज़ेब खान की अपनी ख्वाहिश है, लेकिन अब वो इन्हें कैसे बता दी कि किन की आंखों में उसने जहाज़ेब खान के लिए पसंद की और जुनून के जो चिराग देखे थे वो भला उन्हें कैसे फरामोश कर सकती थी। आप जानती है किरण जहाज़ेब को पसंद करती है। उसने महज अपने आंसुओं को रोक रखा था। किस्मत अब एक बार फिर उसे कौन सा दुराहा दिखाने वाली थी इस बात का तो उसे इल्म ही नहीं था। लेकिन जहाज़ेब खान तुम्हें पसंद करता है और उसकी माँ खुद हमारे दरवाजे पर आई है। उसने खामोशी इख्तियार कर ली। दिल बुरी तरह से धड़क रहा था। उस शख्स का चेहरा उसकी नजरों के सामने घूम जाता तो चेहरे पर जाने कितने रंग बिखर जाते। वो शानदार सा मर्द उसका नसीब बनने जा रहा था। वो गहरी आंखों वाला शख्स जो बात करते हुए वक्त को रोक देता हो। वो जिसका साथ होना ही मुकद्दर की सबसे बड़ी मंजिल को तस्लीम किया जाना था। नौरीन बेगम ने रिश्ते के लिए हाँ कर दी और जहारा बेगम ने अगले 15 दिनों के अंदर अंदर निकाह की डेट भी फिक्स कर दी थी। उस रोज वो जहारा बेगम के साथ शॉपिंग करके वापस आई थी। सारे बैग्स मुलाजिम लेकर अंदर रख गया था और वो अभी चारपाई पर बैठी थी कि खटाक से दरवाजा खुला और किरण अंदर दाखिल हुई। नफरत से बड़ी हुई निगाहों को मीरू के चेहरे पर जमाए उसका बस नहीं चल रहा था कि वो हर चीज को तोड़ फोड़ कर रख दे। बहुत इतरा रही हो अपनी खुशनसीबी पर। जहाज़ेब खान को पा लिया वो तंज कर रही थी और मीरू ने फौरन सर नफी में हिला दिया। ऐसा नहीं है किरण, तुम गलत समझ रही हो, ये सारी मुकद्दर के खेल है। और उससे चीखते हुए मीरू को बाजू से छीन-छोड़ कर रख दिया। नौरीन बेगम कमरे से भागते हुए दरवाजे तक आई। उन दोनों को इस तरह देखकर वहीं खड़ी रह गई। कभी नहीं, तुम उसके बिस्तर पर तो जा सकती हो लेकिन उसके दिल पर दस्तक नहीं दे सकती। मैं ऐसा कभी तुम्हारा नहीं होने दूंगी। अगर हो भी क्या तो मैं तुमसे छीन कर रायका कर दूंगी, लेकिन उसे तुम्हारे हवाले नहीं करूंगी। खुद को देखो, मिट्टी में अटा हुआ कीड़ा जिसकी कोई कदर कीमत ही नहीं। और जहाज़ेब खान को देखो, आसमान की वस्त में चमकता हुआ चांद जिसकी रोशनी दूसरों को भी मुनव्वर कर देती है। तुम्हें शर्म भी नहीं है इतने बड़े बड़े ख्वाब सजाते हुए? उस रोज किरण ने अपने अंदर की सारी नफरत को उसके सामने उगलती उसे साफ लफ्जों में धमकी दे दी थी कि अगर जहाज़ेब खान उसे मुयस्सर आ भी गया तो उसे छीन लेगी। साथ ही साथ उसे बावर करवाना नहीं भूली थी कि मर्द की अयाशी का सामान बड़ा वसी होता है। उसे सिर्फ 7 पर्दों में लिपटी हुई बीवी चाहिए होती है। जहारा की खदमत के लिए एक नौकरानी चाहिए और उसे कुछ नहीं। उस रोज नूरीन बेगम की गोद में सर रखकर वो एक बार फिर से सिसक पड़ी थी। अम्मी, एक बार फिर सोच ले, मेरा दिल बैठा जा रहा है। और नूरीन बेगम ने उसे अपनी आगोश में समेट लिया। जब फैसले खुदा पर छोड़ दिया करते हैं तब लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देते। जहाज़ेब खान ने न जाने कितनी मर्तबा उससे बात करने की कोशिश की, मुलाकात की इजाजत चाही, साथ शॉपिंग करने की ऑफर की। आखिर वो दोनों एक दूसरे से मंसूब हो चुके थे, लेकिन उसने साफ कह दिया था कि जब तक निकाह नहीं होगा वो जहाज़ेब खान से कोई मुलाकात नहीं करेगी। और जहाज़ेब को उसकी ये बात भी दिल को लगी थी। वो ऐसी तो वो लड़की चाहता था जो उसके पुकारने पर भी उसके नजदीक आने से पहले 10 मर्तबा सोचे। मर्द को हमेशा बिस्तर पर ही बीवी चाहिए होती है। वो कभी नहीं चाहता कि उसे बिन मांगे ही मुयस्सर आ जाए। एक रात अगर तवाइफों की तरह उसे बिन मांगे दस्तयाब हो जाए तो अगले हफ्ते भर के लिए मुंह ही नहीं लगाता। और नाज और अदा से अगर पर्दों में लिपट कर उसकी आगोश में सिमटे तो दूसरे ही लम्हे वो फिर से नाज अदा देखने के लिए बेचैन हो जाता है।
اور اسی لباس میں جس روز جالیدار گھونگھٹ میں وہ اپنا چاند جیسا چہرہ چھپائے جو اس کے مقابل آ کر بیٹھی، دل شدت سے دھڑک رہا تھا۔ روہیل صاحب کی فیملی تو نہیں آئی تھی، البتہ روہیل صاحب نے خود شرکت کی تھی، وہ بھی لیے دیے انداز میں۔ زینت کی تو ویسے بہن کا مسئلہ تھا، وہ کیسے چھوڑ سکتی تھی؟ اور رہی بات سہیل صاحب کی، تو بظاہر تو وہ اس رشتے کے خلاف تھے، وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی بیٹیوں کا رشتہ ہو، لیکن وہ یہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ وہ کسی اچھے گھر میں شادی کر لے، لیکن اسے کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ اس روز شیروانی سج کر نہ جانے وہ کتنے دلوں کو توڑ گیا تھا۔ اتنا حسین دلہا وہ صرف اس وقت تک ہی رہا جب تک وہ اس کے پہلو میں آ کر نہیں بیٹھی، اور پھر کہنے والوں نے یوں کہا تھا کہ پرفیکٹ میچ۔ وہ چپ چاپ اس کے پہلو میں بیٹھی رہی۔ بڑے شاہانہ انداز کی ہر چیز جہارا بیگم نے اپنی مرضی سے سلیکٹ کی تھی۔ شیزا دور ہی کھڑی رہی۔ اکلوتے بھائی کی شادی کی خوشی سے زیادہ دکھ اس بات کا تھا کہ وہ زیان کو کھو دے گی۔ حالانکہ زیان نے اسے صاف لفظوں میں کہہ دیا تھا کہ کسی کے بنتے اور ٹوٹتے رشتے اور ان کے رشتوں پر اثر انداز نہیں ہوگے، لیکن اسے یقین تھا کہ چچی کبھی نہیں مانے گی اور کرن تو مستقل اس سے بے پال لے گی۔ نورین بیگم کی دعاؤں کے سنگ وہ رخصت ہو کر جہاں زیب کے پاس آ گئی۔ جہانا بیگم نے بہت ساری رسومات کے بعد اسے جہاں زیب کے کمرے میں منتقل کر دیا۔ سرخ گلابوں سے سجا کمرہ نہ جانے کتنوں کے خوابوں پر پانی پھیر چکا تھا۔ اس کے کمرے میں موجود جہازی سائز بیڈ پر وہ دھڑکتے دل کے سنبھالے بیٹھی تھی۔ کیا کچھ برداشت کرنا پڑے گا، کیا کچھ سہنا پڑے گا۔ اس سے زیادہ دکھ اس بات کا تھا کہ وہ خود کو کبھی بھی جہازیب کے قابل نہیں سمجھتی تھی۔ امیر زادوں کی محبتوں سے وہ بہت اچھی طرح واقف تھی، اور رہی صحیح کسر کہ ان کی پھیلائی ہوئی بدگمانیوں نے پوری کر دی تھی۔ اس کے دل نے ہر طرح کی منفی سوچوں کو دماغ تک پہنچنے سے باز رکھا تھا، لیکن پھر بھی کچھ تھا جو اس کے دل کو وسوسوں میں مبتلا کر رہا تھا۔ شیزا کا رویہ کس طرح کا تھا وہ سمجھ رہی تھی، حالانکہ وہ بہت ہنسمکھ لڑکی تھی، پہلے بھی کتنی بار اس سے ملاقات کر چکی تھی۔ کافی دیر گزرنے کے بعد وہ کمرے میں داخل ہوا۔ کمرے کی خاموش فضا کو اس کی قدموں کی آہٹ نے توڑ دیا۔ اس کے بالکل سامنے آ کر بیٹھ گیا، خمار آلود نظروں سے اس کے چہرے کا جائزہ لے رہا تھا۔ حسین دلکش نگاہیں، سرخ و سفید رنگت پر مہارت سے کیا گیا میک اپ، وہ اتنی حسین لگ رہی تھی بے اختیار۔ اس کی جانب جھکتے جہازیب نے پہلی بار اپنے لبوں سے اس کی رخسار کو چھو لیا۔ وہ کانپ کر رہ گئی، اس کی بیباکی کو دیکھ کر مزید خود پہ سمٹ گئی۔ چپکی مسکراتے اس نے دونوں ہاتھوں کو اپنی گرفت میں اس کے لے لیا۔ نازک سے ہاتھ کی مخروطی انگلیوں میں ڈائمنڈ کی جگمگاتی ہوئی رنگ بہرا کر وہ اس کے چہرے کے رنگوں کا جائزہ لے رہا تھا، جو سرخ سے سرخ ہوتے چلے جا رہے تھے۔ کپ کپاتے ہوئے چھوٹے چھوٹے لب اور دائیں رخسار پر پڑنے والا ہلکا سا گھڑا چھپڑتا اور معدوم ہو جاتا۔ تم جانتی ہو تو میرے دل کا انتخاب اور دل کا انتخاب کس قدر بہترین ہے، اس بات کا اندازہ مجھے آج ہو رہا ہے۔ وہ ہلکا سا اس کی جانب جھکا، آہستگی سے اس کی سراہی دار گردن کو باری ہاتھ سے آزاد کروا دیا، اور میرو نے اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے اس کی آنکھوں میں دیکھنے کی جسارت کی، لیکن زیادہ تر دیکھ نہیں پائی، اور پھر اپنی لڑتی ہوئی پلکوں کو جھکا لیا۔ میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتی ہوں۔ شاید اسے اندازہ تھا کہ وہ کیا پوچھے گی، اسے نرمی سے جھکتے ہوئے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ لی۔ کبھی بھی یہ مت کہنا کہ میں نے تمہیں کیوں بلایا، کیونکہ اس سوال کا جواب میں خود بھی نہیں جانتا۔ دل کی تمنا تھی جو آنکھوں کو با جائے گی، جسے دیکھ کر دل پکارے گا کہ ہاں یہی میرا انتخاب ہے، میں اسے اپنا لوں گا۔ اور جب پہلی بار تمہیں دیکھا تھا، تمہارے شفاف حسن پر دل یوں مر مٹا تھا جیسے تمہارے علاوہ اس دنیا میں کوئی موجود ہی نہ ہو۔ وہ اس کا چہرہ دیکھتی رہ گئی۔ جہازیب خان کو دیکھ کر کون کہہ سکتا تھا کتنی شاندار پرسنالٹی رکھنے والا شخص یوں ایک ہی نظر میں کسی کے حسن کا غائل ہو جائے گا۔ لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ یہاں مجھ سے بھی حسین چہرے موجود ہے، لیکن مجھے نظر نہیں آتا ہے۔ اسے کمر سے تھام کر اسے قریب کر چکا تھا۔ اس بات پر یقین رکھنا کہ میرا دل تمہارے لیے دھڑکتا ہے، میری محبت کے سارے رنگ صرف تمہاری ذات کے لیے دستیاب ہے۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے وجود پر اپنے رقص کو اپنے لبوں سے چھو کر خراج تحسین پیش کرتا چلا گیا۔ وہ اس کی حسن کو اپنے ہاتھوں سے محسوس کر کے اس کی دھڑکنوں کو بڑھا رہا تھا، اور وہ اس کی اظہار پر سرشار ہو گئے۔ زندگی میں پہلی بار دل شکر گزاری سے لبریز ہو گیا۔ پہلی بار دل نے تسلیم کر لیا تھا کسی کی محبت ہے، اور کوئی ہے جو اس کے دل پر ہمیشہ حکمران رہے گا۔ اس کی گردن پر لب رکھنے سے پہلے جہازیب خان نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا، جہاں وہ اجازت طلب کر رہا تھا، اور میلو نے آنکھیں بند کرتے اسے اپنے بازو اس کے گلے میں ڈال لیے تھے۔ نہ جانے کتنے دلوں پر سانپ لوٹتے رہ گئے تھے، نہ جانے کتنے خواب ٹوٹ کر کرچی کرچی ہو گئے تھے، لیکن جن دو دلوں کا ملنا خدا نے طے کر رکھا تھا وہ ملتے جا رہے تھے۔ دو لوگوں کے اندر تیسرے شخص کی مداخلت ایک ناقابل معافی جرم ہے، لیکن کبھی کبھار تیسرا شخص اتنا شہر پھیلا دیتا ہے کہ دو لوگ بھی ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے سے دور چلے جاتے ہیں، اتنا دور کہ جہاں وہ تھا ایک عمر ایک دوسرے کے لیے ترستے رہے۔ مقدر نے ایک افسردہ سی نگاہ ان کی ملن پر ڈالتے ہوئے رخ موڑ لیا تھا، جس کی وہ جانتا ہوں کہ اب آگے کیا ہونے والا ہے۔
जैसे कि वो जानता हो कि हासदीन का हसद कितना वबाल जाट होगा। पिछले हंगामों की वजह से, हंगामा खेज दिनों की वजह से जहारा बेगम की तबीयत रात से कुछ खराब हो गई थी। शायद थकावट का असर था, इसलिए वो देर तक सोती रही थी। शिजा उनके कमरे में उनके बारे में मालूम करने के लिए गई थी, लेकिन गहरी नींद में उन्हें सोता हुआ देखकर वापस पलट गई और रजिया से नाश्ते के हवाले से बात कर रही थी। जब दाखिली दरवाजे से किरण अंदर दाखिल हुई, आम से शर्ट ट्राउजर में बिखरे हुए बालों से और बेतहाशा सुर्ख आंखों के साथ उसे देखते उसे पता चल रहा था कि कौन सी क़यामत उसके दिल पर बरपा हो रही है। और उसी क़यामत ने दिन के आगाज से पहले ही उसे जहाज़ेब खान के दरवाजे पर लाकर पटक दिया था। आपी, शिजा पलट कर उसे देखने लगी। अभी तक बेदार नहीं हुई तुम्हारी वो पेंडू बाबी? गुजरी रात का खुमार अभी तक नहीं उतरा सीने पर? बाजू खाने वो बड़े सख्त लहजे में कह गई थी। अब बैठिए ना, चाय बनवाती हूँ आपके लिए। शिजा ने कुर्सी खींचकर से बैठने की पेशकश की थी। जब वो हाथ उठाकर उसने शिजा को वहीं रोक दिया। जिस तरह मेरे सपने सपने रह गए, इसी तरह तुम्हारे सपने भी सपने रह जाएंगे। शिजा का दिल धड़क उठा। इसमें मेरा और जैन का कोई कसूर नहीं है, आप अच्छी तरह जानते हैं। वो रो देने की करीब थी। हाँ, और मेरा भी कोई कसूर नहीं था। किरण हलक के बल चीखी। तुम्हारे भाई ने मुझ पर वकीयदीस गवार लड़की को, जिसके पास ना तालीम थी ना नाम नस्ब था, सारी जिंदगी हमारे टुकड़ों पर पलने वाली, हमारी उतरन बहने वाली, आज हमारे मद मुकाबिल आकर बैठे। उसे सारी दोस्ती को पसे पुश डाल लिया था। उसकी खालाजाद थी, उसने इसकी बात की परवाह नहीं की। ये खसारा कोई कम खसारा नहीं था कि जहाज़ेब खान को खो दिया, जिसके बलबूते पर वो इतराते फिरती थी तो पागलपन पर उतर आई थी। शिजा को उसने साफ लफ्जों में धमकी दे दी थी। शिजा के बड़े नरमी से उसके हाथों का थाम लिया और आंसू भरी आंखों से उसे देखे गए। आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? आप जानती हैं मैं और जैन एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। हाँ, तुम्हारी मोहब्बत उस रोज मिलन तक पहुंच जाएगी जिस रोज लड़की इस घर की दहलीज अबूर करेगी, वरना सारी जिंदगी जयान के इंतजार में इधर ही बैठी रहोगी। अब जो कहेंगी मैं वही करूंगी, मैं आपका साथ दूंगी। वो लड़की ज्यादातर यहाँ नहीं टिक पाएगी, लेकिन आप मेरे साथ ऐसा नहीं करेंगी। ये उस भाई की खुशियों का सवाल था जिसने आज तक उसे बाप की कमी महसूस नहीं होने दी। दुख दिलों की जिस वक्त मुझे जरूरत पड़ेगी मैं तुम्हारी मोहब्बत को आजमा लूंगी। शिजा पर आखिरी नजर डालते हुए पलटी थी। जब वो सीढ़ियों से उतरता उसे दिखाई दिया और उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा देखकर वो वहीं साकित रह गई। कुछ मालूम भी था आपकी अनपढ़ बीवी को सुहाग रात के बारे में, या सारी रात उस मिडिल क्लास सोच से ही निपटते रहा? उससे टिपकने वाले जहर को बखूबी देख रहा था। किस तरह की बात कर रही थी? उसकी बात का मफहूम क्या है? वो बस समझने, वो सुकून से जीने उतरते उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उस वक्त रफ फूली में भी वो दिल को छू रहा था। आंखों का खुमार बता रहा था कि रात बेहद दिलकश गुजरी और यही चीज किरण के दिल को चीर रही थी। मेरी बीवी इतनी हयादार है कि इन मामलात से उसका बेखबर होना बनता है। अब हर कोई तुम्हारे जैसा तो नहीं हो सकता। किरण रोहिल उससे शदीद आग में सुलगता छोड़कर शिजा को इशारा करके कि उसके लिए कॉफी ले आए, और बैठ के वह एक जहर भरी नजर उसके वजूद पर डालकर पैर पटकते वहां से गायब हो गए। जलने वाले को कैसे जलाया जाता है ये तो वो बाखूबी जानता था, लेकिन वीरू उसके लिए जिस तरह की बीवी साबित हुई है, इस बात ने जिंदगी में 4 चांद लगा दिए थे। वो एक हफ्ता इतना हसीन था कि वो कभी अपनी जिंदगी में उसे फरामोश कर ही नहीं सकता था। हर शाम वो उसकी बाहों में रक्स करती और हर सुबह बेदार होती तो सबसे पहले उसका चेहरा देखना नसीब होता। उसने उसे कोई मोतबिर हस्ती समझ लिया था। उसकी इतनी इज्जत किया करती कि कभी कभी उसे खुद पर गुमान होने लगता कि उसके सामने है क्या मोहब्बत को मोतबिर समझना भी किसी किसी का काम है। लाखों लोग पड़े हैं जो मोहब्बत दस्तयाब होने के बाद उसे पैरों की जूती बना लेते हैं, लेकिन यकीन करें मोहब्बत उस वक्त बढ़ती चली जाती है जब उसे आप इज्जत की दौलत से नवाजते हैं। सब कुछ बेहतरीन तरीके से चल रहा था। जहारा बेगम का रवैया इतना मुहस्सिब था कि वो बेतहाशा उनकी जानिब खींची चली गई। हर दूसरे दिन वो ड्राइवर के साथ नौरीन बेगम के पास चली जाती और नौरीन बेगम तो उसे देखकर खुशी से नहाल हो जाती। और जवान हो गई थी वो। औलाद की खुशी वालिदैन को इसी तरह जवान कर दिया करती है। जब औलाद को सब कुछ दस्तयाब हो तो वालिदैन की जिंदगी में हर कमी खुद ब खुद पूरी हो जाती है। और उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। उस रोज भी ऐसा ही हुआ जो वो दोपहर के वक्त उनसे मिलने के लिए आई, लेकिन उनकी खराब तबीयत की वजह से वो वहीं रुक गए। जहां से भी कह दिया था कि जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। वो शाम खुद भी उससे मुलाकात करने ले गया। सुरख गुलाबों की खुशबूदार कचरे की कलाई की जीनत बनाते वो झुककर उसके रुखसारों को लबों से छू लिया था। तुमसे दिलकश कोई हो ही नहीं सकता। तुम जानती हो ये रात कैसे गुजरेगी? यकीनन नामुकम्मल। उसे घुमाकर उसकी पूंछ को अपने साथ लगाए, उसकी गर्दन पर झुका था, क्योंकि उसकी मोहब्बत देखकर सरशार हो गई और खिलखिलाकर हंसते उसने जहाज़ेब के सीने पर हाथ रख दिया। और ये नामुकम्मल दुख आपको 2 दिन तक सहना होगा। अपने सीने पर हाथ रखते हुए हल्का सा झुका। ताबेदार साईं,
जहारा बेगम वो दिन जीनत खानम के साथ गुजारना चाहती थी, इसलिए सुबह ही ड्राइवर के साथ चली गई थी। उसकी एक मीटिंग थी जिसे अटेंड करने के लिए दोपहर में ही वापस लौट आया। मोबाइल निकालते उस वक्त मीरू का ही नंबर डायल कर रहा था। जब दरवाजा आराम से खुला और वो फौरन पलटा, मोबाइल कान से हटाकर वो मुट्ठी में ही थामे खड़ा रहा। जब वो अंदर दाखिल हुई और उसके बेबाकी को देखकर वो पहली बार उसके सर से धुआं निकलता महसूस हुआ। वो लिबास बमुश्किल उसकी रान तक पहुंचा हुआ था और उस पर जालीदार गाउन। किरण पुष्ट पर हाथ बांधे उसी खुमार आलूद मुस्कुराहट से देखते आगे बढ़ी। बीवी के चले जाने के बाद यकीनन कमी तो महसूस हो रही थी होगी ना, और मैं चाह रही थी कि खान साहब की ये कमी मैं पूरी कर दूं। एक हाथ उसके कंधे पर रखते वो टांग उठाकर घुटनों पर मोड़ते उसने बेड पर रख दी और उसे फौरन उसकी टांग को दूर धकेल कर उस पर हाथ जमा लिया था। अपोजिशन उसकी इस तरह थी कि जैसे उसकी रान पर हाथ रखे हुए और झुककर उसे देख रहा हो। तस्वीरें क्लिक कर ली गई थी। उसकी सारी तवज्जो किरण की तरफ थी। अभी और इसी वक्त निकल जाओ मेरे कमरे से, इससे पहले कि मैं तुम्हारा हशर बिगाड़ दूं। लेकिन किरण कहाँ बाज आने वाली थी। हशर बिगाड़े हो गए तो अपने किरदार पर भी वो दाग लगेगा जिसे सारी जिंदगी धोते रह जाओगे। उसका दिल बेतहाशा धड़क रहा था। क्या कहते हैं, उस सारे वाक़े की बात करेगी। उस जैसी देसी लड़कियों के पास होता ही क्या है, कराए का दिमाग जो बवक्त जरूरत नहीं चलता। उसने सख्ती से उसके हाथों पर पकड़ते उसकी पुष्ट पर टिका दिया था। खबरदार, अगर मेरी बीवी के बारे में अपनी जुबान से कोई हर्फ निकाला तो मैं तुम्हारे साथ इतना बुरा पेश आऊंगा कि तुम सारी उम्र पछताती रह जाओगी। शदीद गुस्से में था। आईने के सामने पड़ी हुई सारी चीजों को उसने फर्श पर दे मारा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस हुलिये में मेरे सामने आने की, मुझे बदनाम करने की साजिश करने की। वो जो उसे यहाँ खौफ सदा करने आई हुई थी। उसने आगे बढ़कर मजबूती से उसके बालों को अपनी मुट्ठियों में दबोच लिया था। आमूमी तौर पर औरत के साथ अपनाने के लिए रवैया गलत था, लेकिन जब औरत हद से गुजर जाए तो उसके साथ किसी भी तरह का रवैया इख्तियार करना मर्द के लिए जायज है। हालात को बिगड़ते हुए देख शीजा दरवाजे से ही गायब होगी। उसे घसीट कर बाहर ले आया। किरण चीखती जा रही थी जबकि उसे हवेली के दाखिली दरवाजे से बाहर ले आया और उसे अपनी पोर्शन में लेकर जा रहा था। सारे मुलाजमीन, सब लोगों की नजरें उन्हीं पर जमी थी। उसे चचा की पोर्शन में लेकर गया और रोहेल साहब के कदमों में फेंक दिया। इसे लगाम डालकर रखे, इसे बोलिए कि मेरे सामने आए ताकि मुझे बहका कर इस हासिल कर सके, मेरी बीवी को मुझसे बदगुमान कर सके। लेकिन ये नहीं जानती जिस रोज इस हुलिये में किसी ऐसे इंसान के हाथ लग जाएगी उस रोज आपकी इज्जत मिट्टी में मिला देगी। उसका चेहरा बेतहाशा सुर्ख था। सुर्ख आंखों के साथ वो अपने अंदर गुस्से को जब्त कर रहा था। इसके साथ क्या हुआ, घर वालों ने क्या रवैया अख्तियार किया, लेकिन शाम तक बात घर के अंदर ही दब कर रह गई। जहारा बेगम को भी उसके मुस्तल्लिक किसी ने नहीं बताया। अपनी जानिब से उसने किसी को इन्फॉर्म होने नहीं दिया। उसकी फैमिली को इस बात से आगाह करना उसका हक बनता था, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि किरण इस सारे मामले में बिछड़ चुकी थी। रोहेल साहब ने उसे कमरे में बंद कर दिया। उन्होंने उससे बातचीत बंद कर दी। शाइस्ता बेगम हैरत ज़दा रह गई। कोई भी ऐसा गुमान नहीं कर सकता था, और ज़्यादा वो तो सर उठाने के काबिल नहीं रहा था। उसकी बहन थी जिसे वो सबसे ज्यादा काबिल एतमाद समझता था। उसने तो साफ लफ्जों में कह दिया था कि वो शीजा को किसी भी सूरत नहीं छोड़ेगा, उसे ही अपनाएगा और उसे ही दुल्हन बनाकर इस घर में लेकर आएगा। 2 दिनों तक उसके एहत नुमा कमरे में पड़ी रही और बलाखिर रोहेल साहब से माफी तलब कर ली थी। रो रो कर उनके सामने हलकान भी तो उन्हें भी माफ करना पड़ा, लेकिन भला अंदर का कुत्ता कैसे मर सकता था। उसने शीजा को कॉल किया और कहा कि बनाई हुई तस्वीरें उसके मोबाइल पर भेज दे। शीजा ने इनकार करना चाहा। वो पहले ही बहुत शर्मिंदा थी और सबसे बड़ी बात यह थी कि अपने भाई से बहुत खौफजदा थी। उसे डर था कि अगर जयान को इस बारे में पता चल जाएगा तो वो भी पकड़ी जाएगी। उसे सिर्फ जयान की खातिर ही किरण का साथ दिया था ताकि किरण किसी भी बदगुमानी या नफरत में आकर उसे जयान से अलग ही न कर दे। लेकिन अब उसे अंदाजा हो रहा था कि उसने अपने भाई को कितनी बड़ी मुसीबत में डाल दिया है। दूसरे दिन ही नीरू घर वापस आ गए। पहले दिन की तरह हंसती खेलती चहकती फिरती। चाहजीब ने जानबूझकर उसे कुछ नहीं बताया था। वो नहीं जानता था कि वो परेशान हो जाए या कभी भी उस पर शक करने की गुंजाइश महसूस करे। शीजा को ब्लैकमेल करके वो अपनी और जहाजीब की तस्वीरें हासिल कर चुकी थी और पहली फुर्सत में उसने वो तस्वीरें मीरू के नंबर पर फॉरवर्ड करते साथ लिखा था, मैंने कहा था ना मीरू, मर्द की याशी का सामान बड़ा वसी होता है। तुम्हारे साथ चाहे जितनी मोहब्बत रहे, लेकिन तुम्हारी बात इस खाली जगह को पुर करने के लिए किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है। तस्वीरें उसके नंबर पर सेंड करने के बाद वो काफी दिन इंतजार करती रही और तकरीबन 1 घंटे तक जब कोई जवाब नहीं मिला तो खुद चाचा के पोर्शन में चली गई। हालांकि इस तरह से शर्मिंदगी थी, फिर सर मुंह उठाकर लोगों के सामने जाना, लेकिन ये शर्मिंदगी भी शायद इज्जतदार लोगों के लिए होती है। उसमें दाखिली दरवाजे में खड़े होकर मीरू
और जहाज़ेब को उतरते देखा। एक दूसरे का हाथ थामकर शायद वो कहीं जाने के लिए तैयार थे, जो वही सीने पर बाजू बांधे खड़ी रह गई। वैसे जुल्म से ज्यादा तरसा हुआ इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। मेरीना शौहर की रंगरलियों को देखने के बावजूद सिर्फ ये ठाट बाट ही ऐशोशरत हासिल करने के लिए खामोशी इख्तियार कर ली। भाई दाद है तुम्हारे हौसले को। बाकायदा तालियां बजाते हुए वो इत्तेबात से मेरीना की आंखों में दिख रही थी। चाहे जो भी सफाइयां दे देता, उसे हर हाल में मेरीना के दिल में शक का पौधा बो देना था, जिसकी जड़ें इतनी मजबूत होती कि उसका सारा उनके रिश्ते पर पड़ता असर। वो वही खड़ा रह गया। मेरीना सीढ़ियां उतरती उसकी जानी चली आ रही थी। उससे चंद कदम के फासले पर वो सीने पर बाजू बांधे उसे देखते रह गए। जहां ज़ेब बेगम भी कमरे से निकल आई थी, और शिजा वो तो बस उसकी जिद को देख रही थी। यकीन नहीं आ रहा था कि कोई इस हद तक गिर सकता है। अगर मैंने कोई एक्शन लेना होता तो मैं इस वक्त ले रही होती। तुमने तस्वीरें सेंड की थी, ख्वामखा खुद को थकाने के लिए यहां तक चली आई। उसके लहजे में गहरा ताश था। किरण का चेहरा धुआं धुआं हो गया। दिल चाह रहा था कि आगे बढ़कर उसका गला ही दबा दे। उसने पलटकर एक नजर जहाज़ेब के बुझे हुए चेहरे को देखा था, जो भी था, लेकिन उसका दिल धड़कता था। क्या हो जाता अगर मीरू उस पर इतबात ना करती। वो बस बेचारगी से किरण को देखता रह गया। आजकल के दौर में औरतें मर्द से ज्यादा ताकतवर है। हैरत इस बात की थी कि उसे अपनी इज्जत की कोई परवाह ही नहीं थी। मीरू किरण की जानी पड़ी और उसका हाथ थामकर उसे दाखिली दरवाजे की तरफ मोड़ दिया। आज के बाद कभी भी मुनफी इरादे से इस घर की दहलीज पर कदम मत रखना। मेरे शौहर के इर्द गिर्द मंडलाने की कोशिश की तो तुम्हारी आंखें निकालकर तुम्हारे हाथों में रख दूंगी। 2 तस्वीरें क्या, ऐसी हजारों तस्वीरें मेरे सामने ले आओ तो मुंह की खानी पड़ेगी तुम्हें। जहाज़ेब खान इतना गिरा पड़ा नहीं है कि अपने कदमों में गिरी हुई लड़की को अपने सर का ताज बना ले। धुआं चेहरे के साथ किरण उसकी जानिब बढ़ी थी, लेकिन इससे पहले जहाना बेगम ने सख्ती से टोक कर उसे यहाँ से जाने का कह दिया था, और वो इन सब पर एक नजर डालते हुए वहां से चली गई थी। हार ऐसे लोगों का मुखद्दर बन जाती है जो हमेशा जलन और हसद का शिकार रहते हैं। वो शाम एतमाद से उसका हाथ थाम कर वो घर से बाहर निकल आए। गाड़ी में वो बिल्कुल खामोश था। एक हसीन शाम एक दूसरे के साथ गुजारने के लिए एक दूसरे का हाथ थाम कर वो दूर तक चलते गए। जब उसने पलटते हुए उसके चेहरे को देखा था, तुम शक कर सकती थी एक पल के लिए, आखिर बीवी हो। उसने मुस्कुराते हुए सर झुका लिया। अगर बीवी ही शक करने लग जाए तो मर्द के पास क्या बचेगा। जिस रोज वो मीरू का नंबर डाल कर रहा था, उस रोज भी उन दोनों के दरमियान होने वाली गुफ्तगू को उसने सुन लिया था, और उन तस्वीरों के मुतालिक शिजा उससे पहले ही सब कुछ बता चुकी थी। उसे शिजा को माफ कर दिया था। सारी बाजी उसके हाथ में थी, तो खामखा शक और नफरत से वो क्यों अपना घर खराब कर दी। उसे खींचते हुए उसे अपने करीब कर लिया। दिलकशी से मुस्कुराते उसने उसका चेहरा देखता रह गया, जाने किस अबादत का सिला होता। उसे यूं देख रहा था जैसे वो कोई मौत सा हो, और उसकी दिलफरेब नजरों से वो निखरती जा रही थी। मुस्कुराते हुए सर झुकाकर उसने लबों को दांतों में दबा लिया था, और उस समय उसे वो इतनी खूबसूरत लगी थी कि दिल चाहा कि वो सारी जिंदगी उसके साथ खड़ी रहे और उसे देखता रहे। मियां बीवी के रिश्ते में एतमाद ही वो पहली कड़ी होती है जो उस रिश्ते को मजबूत बनाती है। अगर शक को दरमियान में लाकर उस रिश्ते को उलझा दे तो उसकी डोरियां बहुत कमजोर हो जाती हैं, और आखिर पर चंद बिखरी हुई डोरियों के अलावा कुछ भी हाथ नहीं आता।